हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 16th एंड 17th फेब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज डू ज्वाइन एंड द लिंक हैज बीन गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फ्रेंड्स, आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो जो पहला आर्टिकल है, इट इज बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने सीड स्कीम लॉन्च किया है, दैट इज द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीएस। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं डीएनटीएस की, तो इसको समझना जरूरी है। इट रिप्रेजेंट्स द डीनोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। जैसे डीएनटीज की बात कर लेते हैं तो डीनोटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई, एनटीज की बात करते हैं तो नोमैडिक कम्युनिटीज हो गई, एंड एसएनटीज की बात करते हैं तो सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम को लाया गया है। अब जब हम बात करते हैं ट्राइबल्स की, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो डेवलपमेंट ट्राइबल एरियाज में चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स चलाए जाते हैं। और अभी आपका ये सीड स्कीम लाया गया है, ठीक है। तो ये जो आपका सीड स्कीम है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम होगा जिसके तहत जो आपके डीनोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज को एम्पावर किया जाएगा। और जब हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, तो एम्पावरमेंट किस क्षेत्र में? तो एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल एम्पावरमेंट किया जाए, हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाए, लाइवलीहुड्स की सुविधा इनको उपलब्ध हो, सो दैट ये इनकम जनरेट कर सके, अपने लाइवलीहुड को सस्टेन कर सके, एज वेल एज हाउसिंग की सुविधा हो। बिकॉज ये चार कंपोनेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस स्कीम के तहत चार कंपोनेंट होंगे, जैसा मैंने आपको बताया। पहला है आपका एजुकेशनल एम्पावरमेंट किया जाएगा। कैसे? तो फ्री कोचिंग की सुविधा विद्यार्थी को दी जाएंगी फ्रॉम दीज कम्युनिटी, सो दैट ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सके। साथ ही साथ प्रोफेशनल कोर्सेज की भी एक्सेसिबिलिटी इनको मिल सकेगी, लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एमबीए। तो एक प्रकार से एजुकेशनल एम्पावरमेंट होगा। और दूसरी जो कंपोनेंट होगी वो हेल्थ इंश्योरेंस की जो सुविधा है वो प्रोवाइड की जाएगी। कैसे? तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई थी, उसी स्कीम के माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इन्हें दिया जाएगा। बिकॉज हेल्थ इज ए वेरी बेसिक कंपोनेंट। अगर व्यक्ति का हेल्थ अच्छा नहीं है तो मान के चलो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रभावित हो जाती है। और ट्राइबल कम्युनिटीज में डिजीज प्रिवेलेंस अगर ज़्यादा होती हैं तो इनका जो विकास है वो सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को भी एक्सटेंड किया गया है। तीसरा है लाइवलीहुड की सुविधा मुहैया कराया जाए, सो दैट इनकम जनरेशन इनकी बढ़े और ये शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब सुविधाओं का लाभ उठा सके, एलोंग विथ हाउसिंग। और हाउसिंग की सुविधा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और ये जो स्कीम की टाइमलाइन है वो है आपका 5 साल, 2021 से ये शुरू हो गया है, ठीक है। 5 साल में ये जो आपके स्कीम है वो टारगेट किए गए हैं, सो दैट ये सब जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाए। एंड साथ ही साथ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इस स्कीम का? नीति आयोग नहीं है। कौन है? तो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीएनटीज, एसएनटीज एंड एनटीज, इनको ही इम्प्लीमेंटेशन का टास्क दिया गया है। अब बात करते हैं डीनोटिफाइड ट्राइब्स किसे कहते हैं। वैसे तो अगर हम इतिहास में जाएं तो जब ब्रिटिश काल था तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 लाया गया था। इसके तहत इनको
बॉर्न क्रिमिनल्स नोटिफाई कर दिए गए थे, क्योंकि ये ब्रिटिश के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, इसीलिए इनको बॉर्न क्रिमिनल्स नोटिफाई कर दिए गए थे। तो आज़ादी के बाद जाहिर सी बात है ये जो एक्ट होगी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके तहत जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको बॉर्न क्रिमिनल्स डिक्लेयर किए गए थे, तो इसको रिपील कर दिया गया। एंड उसके बाद बॉर्न क्रिमिनल्स के जगह पर डीनोटिफाइड ट्राइब्स का कंसेप्ट लाया गया। साथ ही साथ ये जो आपके क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 है, इसको रिप्लेस करके हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952 लाया गया। और अदर इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स? तो पहली बात तो ये कि 2018 में रेनेके कमीशन सेटअप की गई थी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज वेल एज नेशनल कमीशन 2015 में सेटअप किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्री भिखु रामजी एडिएट ने किया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर पूछा जाए। श्री भिखु रामजी एडिएट कमीशन recently seen in news associated with what? तो associated with the welfare of the denotified tribes, या फिर रेनेके कमीशन recently seen in news is associated with what? It is for the welfare of denotified tribes. एंड जब हम बात करते हैं नोमैड्स की, सेमी नोमैड्स की, तो बेसिकली ये सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो बेसिकली अपनी लाइवलीहुड वन प्लेस टू अनदर माइग्रेट करके सस्टेन करते हैं एज ए स्ट्रेटजी फॉर देयर लाइवलीहुड सर्वाइवलिटी। नोमैड्स, नोमैडिक पीपल्स, इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर स्कीम अगर देखी जाए लाई गई है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। तो जब भी आपको ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए मेंस के लिए, 4 कंपोनेंट तो आप लिख ही देना। एजुकेशन प्रमोट किया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, लाइवलीहुड, है ना, हाउसिंग। तो इससे क्या होगा कि जो बेसिक कंसर्न्स हैं ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए वो एड्रेस हो जाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो एक तो सीड इनिशिएटिव हाल ही में लाया गया है, दूसरा आपका रेणुका कमीशन 2008 में लाई गई है, एज वेल एज और भी बहुत सारे इनिशिएटिव चलते हैं। तो आंसर राइटिंग में उन सब स्कीम्स का नाम अगर मेंशन कर दिया जाता है तो फिर मार्क्स अच्छे आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 1 हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्चेज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ए न्यू स्कीम ऑफ एडल्ट एजुकेशन। तो एडल्ट एजुकेशन के लिए एक नया स्कीम, दैट इज योर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, लाई गई है, लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो इसे हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात आप हमें बताइए कि भारत में लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011 कितना है ओवरऑल, मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, तो एक अंदाजा लग जाए कि आखिरकार हम लिटरेसी के क्षेत्र में कहां पर खड़े हुए हैं। तो आप हमें बताइए। चलिए मैं ही आपको जानकारी दे देता हूं। जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है पूरे भारत की, वो है आपका 74.04%, ठीक है, ओवरऑल। लेकिन अगर हम बात करें मेल की, तो मेल का जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 82.14%। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल की तो 65.46%। तो आप देख सकते हो देयर इज इनइक्वलिटी among the literacy rate between the males and the females, and overall literacy is coming out to be 74.04%। तो ये तो एक बात हो गई। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो स्कीम लाई गई है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो भी एडल्ट एजुकेशन के एस्पेक्ट्स होते हैं, डायमेंशन होते हैं, उनको कवर किया जाएगा, लाइक प्रोवाइडिंग
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जब हम बात करते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का, तो इसका मतलब जो बेसिक लिटरेसी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स है वो रीड कर सके टेक्स्ट को, एज वेल एज बेसिक कैलकुलेशन करने में सक्षम हो, उसी को हम कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बिकॉज दिस FLN डिसाइड्स ऑल अदर डायमेंशंस ऑफ रीडिंग एंड स्टडिंग एंड कैलकुलेशन। अब अगर 2+2 कितना होता है ये एडिशन करने नहीं आएगा तो आगे बड़े से बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे किए जाएंगे। उसी प्रकार से अगर कोई बच्चा टेक्स्ट बुक फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के टेक्स्ट बुक सही से नहीं पढ़ पाता तो आगे जो है ग्रेजुएशन के या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की भाई साहब इतनी तो होनी ही चाहिए कि आप सक्षम हो बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए एज वेल एज बेसिक रीडिंग करने के लिए। इसी को कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इसमें आपका FLN तो कवर होगा ही होगा, साथ ही साथ अदर कंपोनेंट्स विच इज नेसेसरी फॉर ए सिटीजन फॉर द 21st सेंचुरी, जैसे क्रिटिकल लाइफ स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एक तो डायमेंशन ये हो गया। दूसरा वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट किया जाएगा, बिकॉज आजकल वोकेशनल स्किल्स की जरूरत काफी ज्यादा है फॉर द 21st सेंचुरी इंडिया, एंड जो इनोवेशंस हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वोकेशनल स्किल्स काफी ज्यादा हो जाती है। वोकेशनल स्किल्स आप समझते होगे, जैसे आप मोबाइल रिपेयर करने के लिए जाते हो तो बहुत सारे जो पर्सन्स होते हैं वो मोबाइल रिपेयर कर देते, तो कहीं ना कहीं वो वोकेशनल स्किल हुआ कि उन्होंने एक ट्रेनिंग लिया, उन्होंने सीखा हाउ टू रिपेयर द मोबाइल, उसके बाद उन्होंने दुकान खोल दी और उसके बाद वो सर्विसेज उपलब्ध करवाती हैं हमें सबको। तो ये होगी वोकेशनल स्किल। वोकेशनल स्किल तो मैंने अभी एक सिर्फ मोबाइल के बारे में बात करी, बाकी और भी सेक्टर में हो सकती है, ठीक है। तीसरा है आपका बेसिक एजुकेशन। चौथा है आपका कंटिन्यूइंग एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन सर्टेन पीरियड के लिए दे देने से नहीं होगा, एजुकेशन को कंटिन्यू भी रखना पड़ेगा। जैसे स्वच्छता की हम बात करते हैं तो स्वच्छता में सिर्फ टॉयलेट बनाने से नहीं होगा, उसकी जो मरम्मत है, मैनेजमेंट है, उसका भी होना जरूरी है। उसी प्रकार से शिक्षा भी वही है जहां पर आपका जो एजुकेशन है वो कंटिन्यूअस बेसिस पर चलता रहे। तो ये आपके अदर कंपोनेंट्स हो गए। एंड ये जो आपका स्कीम है इट अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एंड अब से जो एडल्ट एजुकेशन की जगह पर एजुकेशन फॉर ऑल टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो आपका स्कीम है फाइनेंशियल ईयर 2022 से 27 तक चलेगी, यानी कि आपका 5 साल के लिए ये स्कीम है। और इसके तहत जो टारगेट रखी गई है कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वो अचीव किए जाएंगे 5 करोड़ लर्नर्स में, अप्रोक्स 1 करोड़ पर ईयर। तो 5 सालों में क्या होगा, 5 करोड़ लर्नर्स के टारगेट अचीव हो जाएंगे। कैसे अचीव होंगे, तो उसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। बिकॉज अगर फिजिकली टारगेट की जाएंगी तो कहीं ना कहीं डिले होंगी और उतनी ज्यादा कवरेज नहीं हो पाएंगी कम समय में। तो अगर कवरेज भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए तो एक जो जरिया है वो है आपका डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से सुविधा प्रोवाइड कर दी जाए। तो आजकल आप देख सकते हो बहुत सारे कोर्सेज डिजिटली अवेलेबल है, इवन सर्टिफिकेशन भी डिजिटली अवेलेबल मिल जाते हैं। तो ये सब सुविधाएं आजकल निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोल ऑफ डिजिटल या फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन, यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है। क्या अन्य की फीचर्स है, तो जो फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी है उसको इम्पार्ट किए जाएंगे ऑल द नॉन लिटरेट्स विच कम्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड द अबव। तो 15 साल या फिर उससे ऊपर के जो नॉन लिटरेट्स हैं उनको कवर करेगा। याद रखना है ऑल द नॉन लिटरेट दैट कम्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव। एंड साथ ही साथ
प्रायोरिटी दी जाएंगी गर्ल्स एंड वुमेन को अलोंग विथ SC ST OBC या माइनॉरिटीज एज वेल एज पर्सन्स विथ स्पेशल नीड्स जिसको हम दिव्यांगजन कहते हैं एंड मार्जिनलाइज्ड या फिर नोमैडिक या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर लेबरर्स। तो ये सब कहीं ना कहीं वल्नरेबल सेक्शन के तहत आ जाते हैं, इसलिए इनको प्रायोरिटी देना जरूरी हो जाता है सो दैट इनको जल्द से जल्द मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और इनका विकास हो सके इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फोकस एरियाज की बात करें तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर ज्यादा फोकस होगा, साथ ही साथ उन डिस्ट्रिक्ट्स पर ज्यादा फोकस होगा जहां पर लिटरेसी रेट्स नेशनल या फिर स्टेट एवरेज से कम है, एज वेल एज उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर फीमेल लिटरेसी रेट्स लेस देन 60% है। तो ये स्कीम्स के नाम आप लिख सकते हो अगर वुमेन से रिलेटेड एजुकेशन पर क्वेश्चन आता है। एंड जो फंड दी गई हैं एलोकेट की गई हैं लगभग है 1037.90 करोड़ और इसमें सेंटर का शेयर है 700 करोड़ रुपए एंड स्टेट का जो शेयर है वो आपका 337.90 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब ये जो स्कीम है ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पर सेंटर भी कंट्रीब्यूट कर रही है और स्टेट भी कंट्रीब्यूट कर रही है। अब जरूरत क्यों है इस स्कीम की, तो ऐसा ही स्कीम साक्षर भारत प्रोग्राम के रूप में लाया गया था 2009 से लेकर 2017-18 के पीरियड में, लेकिन फिर भी इस स्कीम के बावजूद 18.12 करोड़ एडल्ट अभी भी नॉन लिटरेट हैं। तो इनको बेसिक फाउंडेशनल एंड लिटरेसी प्रोवाइड करना, इनको जो एजुकेशन स्ट्रीम में वापस लाना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का टारगेट है और अल्टीमेटली वो इसीलिए इस स्कीम को लेकर आई है। ये आप डाटा याद रख सकते हो, कहीं पर यूज हो सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द रिलीज ऑफ जियो स्पेशियल डाटा। तो जियो स्पेशियल डाटा को रिलीज किए हुए 1 साल हो गए हैं। तो जियो स्पेशियल डाटा क्या है, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या है एंड इसके एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा है तो उसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 3 है, कहा गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। तो इसके अंतर्गत ये कवर होगा। तो बेसिकली अब अभी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है ऑफ द रिलीज ऑफ जियो स्पेशियल डाटा। तो इसी दौरान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगी सो दैट मोर देन 6 लाख विलेजेस को मैप किया जा सके, एज वेल एज पैन इंडिया 3D मैप्स 100 सिटीज का क्रिएट किया जा सके। तो अब बात करते हैं ये जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या है भाई साहब। तो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी एक यूं कह सकते हो कि इट इज ए रेंज ऑफ मॉडर्न टूल्स जिसमें आपका अर्थ या फिर ह्यूमन सोसाइटीज की मैपिंग की जाती है, एनालिसिस की जाती है बेस्ड ऑन द डाटा जो कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द सैटेलाइट्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखें तो जैसे आप गूगल मैप्स यूज करते हो नेविगेशन पर्पज के लिए और आपने लोकेशन डाला कि आपको ए से बी जाना है, तो डायरेक्ट आपको वो रास्ते दिख जाते हैं कि भाई साहब इधर चलो, आप उधर चलो, फिर उधर चलो, फिर उधर चलो और फिर इधर ही चल लो। तो ये सब कैसे संभव है? ये सब संभव है बाय द जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, बिकॉज जो भी डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं सैटेलाइट से वो फीड कर दिए जाते हैं इनटू द सॉफ्टवेयर एंड अल्टीमेटली फिर आपको एसेस करने में कुछ चीजें फाइंड करनी है, पेट्रोल पंप फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है, उसको फाइंड करने में आसानी हो जाती है। तो ये है आपका जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इट इज ए रेंज ऑफ मॉडर्न टूल्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं जियोग्राफिक मैपिंग में एज वेल एज एनालिसिस में ऑफ द अर्थ एंड द ह्यूमन सोसाइटी। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, तो एक तो हो गया आपका रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि जो स्पेस या फिर एयरबोर्न कैमरा है उससे डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, ये
एज वेल एज जो सेंसर प्लेटफॉर्म्स होते हैं उससे भी डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये एक तो रिमोट सेंसिंग हो गई। दूसरा आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। इट इज ए सॉफ्टवेयर टूल जिसके तहत वही बात हो गई, मैप किए जाते हैं एज वेल एज डाटा को एनालाइज किया जाता है, जिसको जियो रेफरेंस किया जा रहा है। जियो रेफरेंसिंग का मतलब ये हुआ कि जो हमारा अर्थ सरफेस है और उसमें एक पार्टिकुलर लोकेशन को हम रेफरेंस के रूप में पुट कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वेरियस पेट्रोल पंप्स नियर बाय मी, तो डायरेक्ट आपका पेट्रोल पंप के पॉइंट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो ये हो गया जियो रेफरेंसिंग कि हम पार्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम is one of the type of geospatial technology and it is a software tool जिसके तहत मैपिंग की जाती है, एनालाइज की जाती है डाटा को, which is geo referenced। एंड नेक्स्ट इज योर जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और ये तो आपको ही पता है नेविगेशन सिस्टम है, ये सैटेलाइट के माध्यम से ये जो है ऑपरेट होती है। एंड वी हैव द इंटरनेट मैपिंग टेक्नोलॉजी। इंटरनेट मैपिंग टेक्नोलॉजी इसके माध्यम से जो अर्थ है उसकी मैपिंग की जाती है, जैसे गूगल अर्थ हो गया। तो ये सब आपको साउंडिंग सिमिलर टेक्नोलॉजी लग रहे होंगे बिकॉज इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं भारत ने वैसे तो पिछले साल जियोस्पेशियल डाटा को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की थी। तो गाइडलाइंस का नाम भी था गाइडलाइंस फॉर एक्वायरिंग एंड प्रोड्यूसिंग जियोस्पेशियल डाटा एंड जियोस्पेशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग मैप्स 2021 में रिलीज की गई थी लास्ट ईयर। और साथ ही साथ गवर्नमेंट आने वाले समय में नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी लाने वाली है एज वेल एज इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी लाने वाली है। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव चलो ठीक है, डाटा एक्सेसिबिलिटी को तो फैसिलिटेट करना ही है, साथ ही साथ डाटा का मिसयूज ना हो उसको भी एड्रेस करना होगा, ठीक है। एंड बिकॉज आप समझ सकते हो अगर ये सब डाटा किसी गलत व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लगती है तो फिर इसका मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। एंड बात करें एप्लीकेशन ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, तो विभिन्न क्षेत्र में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। मेट्रोलॉजी जैसे वेदर फोरकास्टिंग की जाती है तो उसमें आपको दिखेगा कि आज यहाँ पर इतना टेम्परेचर रहेगा, आज यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। वही दूरदर्शन वाले चैनल को याद करो, है ना। तो मेट्रोलॉजी में भी यूज होगा, रेफरिंग वेदर फोरकास्ट टू ए पार्टिकुलर टेरिटरीज। एग्रीकल्चर में भी यूज होगा जहाँ पर हम क्रॉप्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि भाई साहब जो क्रॉप की हेल्थ है वो सही है या नहीं है ऑन ए सेलेक्टेड ट्रेन, कि उसको कोई डिजीज तो नहीं हो गया है। तो वो सब आपका जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी से एसेस कर लिया जाएगा। एंड हेल्थ केयर में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि जो एपिडेमिक्स है वो कहाँ से फैल के कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन से देश में फैल रहा है, उसमें वेरियस मैपिंग दिखाई गई होगी। तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी यूज हो सकते हैं टू एनालाइज द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक। एंड फॉरेस्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकता है कि हम इसके माध्यम से डिटेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट फायर्स कहाँ पर हो रही है, डिफॉरेस्टेशन कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। दैट्स वाई जो नासा या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन से टाइम टू टाइम वेरियस डाटा लेकर आते हैं मैप के माध्यम से। अदरवाइज कोई फिजिकली आदमी थोड़ी ना विजिट करता है कि चेक कर लो जहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फिर आपका फॉरेस्ट फायर हो रहा है। वो सब सैटेलाइट से ही मॉनिटर कर लिए जाते। कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको एक लिंक भेजा था, नासा का ही एक वीडियो है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का, आप उसको देख भी सकते हो। आप विजिट करो टेलीग्राम चैनल पर और उस वीडियो को देखो, उसमें बहुत ही अच्छी बातें बताई गई है। क्लाइमेट चेंज, उसका इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर, एंड वो पूरा आपका जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्टेशंस में भी इस्तेमाल होगा, जैसे टू आइडेंटिफाई द लोकेशन एंड टाइम ऑफ अराइवल, रूट मेकिंग, नेविगेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में तो यूज होता ही है। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, काफी इंपॉर्टेंट है एंड इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वुमेन जो HIV से क्यूर हुई हैं आफ्टर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। लेकिन आपको याद रखना है ये पहली महिला है। लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ पर्सन की बात करें तो
तीसरी पर्सन होंगी ये, बिकॉज ऑलरेडी 2 जो है पहले क्यूर हुए हैं HIV से। ठीक है, तो इसका मतलब धरती पर पहले HIV से क्यूर कोई हुआ है या नहीं हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन पहली महिला आपकी HIV से क्यूर हुई है, ये आपका 2022 का लेटेस्ट न्यूज आ जाता है। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में आपका कहाँ गया भाई साहब? हेल्थ के अंतर्गत कवर होगा। हेल्थ के अंतर्गत कवर होगा। तो बेसिकली यूएस पेशेंट ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं एज वेल एज थर्ड पर्सन टिल डेट जो क्यूर हुई हैं HIV से। HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये वायरस के ही कारण होता है। और ये जो क्यूर हुई हैं बेसिकली जो आपका स्टीम सेल ट्रांसप्लांट के माध्यम से हुई है। स्टीम सेल ट्रांसप्लांट एक डोनर के द्वारा अवेलेबल करवाया गया था, और ये जो डोनर है ये नेचुरली रेसिस्टेंट थे HIV वायरस से। दैट्स वाई इनकी जो स्टीम सेल्स हैं जब इस महिला में ट्रांसप्लांट की गई तो फिर जो HIV से ग्रसित महिला थी वो फाइट कर सकी टू द डैमेज्ड स्टीम सेल्स। तो अगर हम बात करें HIV की तो जाहिर सी बात है ये वायरस है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, और अगर इसे ट्रीट नहीं किया जाए तो इट विल अल्टीमेटली लीड्स टू द एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि HIV का एडवांस वर्जन है आपका एड्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस टेक्नोलॉजी की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है स्टीम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में। लेकिन सबसे पहली बात स्टीम सेल्स के बारे में आपको जानना चाहिए। जब हम बात करते हैं स्टीम सेल्स की तो एक प्रकार से ये स्पेशल ह्यूमन सेल्स हैं, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में तब्दील हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं आने वाले समय में। लाइक मसल सेल्स में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ब्लड सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, या फिर ब्रेन सेल्स या फिर कोई अदर सेल्स में भी ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बिकॉज दे आर able to develop into many different cell types, and because of this characteristic they are unspecialized, because specialized रहता तो ये फिर ये specific cell types में ही convert होता, लेकिन thanks कि ये आपके unspecialized होते हैं तो ये different cells में आपके ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। एंड दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है, दे कैन नॉट डू स्पेसिफिक फंक्शंस इन द बॉडी, तो दे आर अनस्पेशलाइज्ड, सो दे कैन नॉट डू स्पेसिफिक फंक्शंस इन द बॉडी। एंड अगर हम बात करें इस ट्रांसप्लांट की जिसके माध्यम से जो महिला हैं वो ठीक हुई हैं फ्रॉम द HIV इन्फेक्शन, तो इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, और ये प्रोसीजर है जिसके तहत जो पेशेंट्स हैं उनको हेल्दी स्टीम सेल्स प्राप्त होती हैं, सो दैट ये जो आपका हेल्दी स्टीम सेल्स है वो रिप्लेस कर सके डैमेज्ड स्टीम सेल्स को, और जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत कर सके टू फाइट फॉर द HIV इन्फेक्शन। एंड अगर बात करें टाइप्स ऑफ SCT, तो एक तो ऑटोलोगस ट्रांसपोर्ट ट्रांसप्लांटेशन। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि जो पेशेंट के खुद के स्टीम सेल्स हैं उसी का इस्तेमाल किया जाता है, और जो आपके डैमेज्ड स्टीम सेल्स हैं उसको या तो रिमूव किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, या फिर उसके बॉडी में रिटर्न किया जाता है आफ्टर ए कंडीशनिंग रेजिमेन। दूसरा है आपका एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पर स्टीम सेल्स जो आएंगे वो आपके दूसरे पर्सन से आएंगे, जैसे कि यहाँ पर अभी महिला में दूसरे पर्सन के द्वारा जिसको डोनर कहा गया है वहां से लिया गया है, बिकॉज दैट पर्सन वाज इम्यून फ्रॉम द HIV वायरस इन्फेक्शन। तो ये बातें हो गई, स्टीम सेल्स के बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया। नेक्स्ट इज योर 3 मुख्य प्रकार के स्टीम सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टीम सेल्स। तो एम्ब्रियोनिक स्टीम सेल्स क्या होंगी? जाहिर सी बात है दीज stem cells will develop into embryo and ultimately as the time grows it develops into a baby.
तो ये तीन टाइप क्या दिखा रहे हैं कि दे आर अनस्पेशलाइज्ड, या तो एम्ब्रॉयनिक में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, एडल्ट स्टीम सेल्स में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। एंड एडल्ट स्टीम सेल्स की बात करें तो इसके तहत न्यू सेल्स आने शुरू हो जाते हैं एज द ऑर्गेनिज्म ग्रोज, एंड ये उन सेल्स को रिप्लेस करता है जो डैमेज हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टीम सेल्स। ये अच्छे से याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टीम सेल्स, ये स्टीम सेल्स वो होते हैं जो साइंटिस्ट अपने लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो क्या संभव है स्टीम सेल्स को लेबोरेटरी में बनाना? बिल्कुल। और उसका नाम क्या है? प्लुरिपोटेंट स्टीम सेल्स। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, ऑल द इश्यूज ऑफ द स्टीम सेल्स ट्रांसप्लांट एंड द स्टीम सेल्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया लैक्स सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी। तो एक बात तो आपको पता है कि भारत सोलर पैनल्स खूब प्रमोट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में, लेकिन आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि सोलर पैनल जब आपके उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है या फिर वो डैमेज हो जाता है तो फिर वेस्ट भी तो जनरेट होती है। तो सोलर वेस्ट जो जनरेट हो रही है उसको हैंडल करने के लिए क्या नीति है भारत के पास? तो उसी आर्टिकल को डिस्कस करेगा ये, ठीक है, कि भारत में कहीं ना कहीं सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी की कमी है। तो सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो वेयर इज द सिलेबस? सिलेबस हाँ, सिलेबस में आपका GS3 कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने हाईलाइट किया है कि इंडिया फिलहाल सोलर वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूप में मानता है, एंड देयर इज नो डिफरेंट सेग्रीगेशन फॉर द सोलर वेस्ट। यानी कि सिंपली कहे तो सोलर वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है फिलहाल तो। और जब हम बात करते हैं सोलर वेस्ट की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जो जनरेट होते हैं जब सोलर पैनल डिस्कार्ड हो जाते हैं, खराब हो जाती है, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो आप समझ लो, एक डाटा के अनुसार जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने दिया है, ग्लोबल फोटोवोल्टेइक वेस्ट आने वाले समय में बाय 2050 78 मिलियन टन तक हो जाएंगे, एंड इंडिया वन ऑफ द टॉप 5 फोटोवोल्टेइक वेस्ट क्रिएटर होगा। क्यों? क्योंकि भारत काफी प्रमोट कर रहा है सोलर ईवी। तो वैसे तो हम लोग पॉजिटिव की बात करते हैं, लेकिन एक नेगेटिव कंसर्न आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा होगा। इसको अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी कभी अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो। एंड लेकिन अगर ये जो आपके डिस्कार्डेड पैनल्स है उसको दोबारा से इकोनॉमी में लाया जाए इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, रीयूज करे, इसी में मॉडिफिकेशन करके ट्रांसफॉर्म किया जाए, तो जो रिकवर्ड मटेरियल की वैल्यू देखी गई वो लगभग $15 बिलियन तक का रिकवरी हो सकता है बाय 2050। तो ये भी सिग्निफिकेंस है ना। तो अगर हम बात करें सोलर वेस्ट इन इंडिया, तो सोलर पैनल का एस्टिमेटेड लाइफ 25 साल का होता है। और अगर हम बात करें इंडिया की जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कब से ज़्यादा इफेक्टफुल हुई थी, तो 2010 के पीरियड से इफेक्टफुल हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांशतर सोलर सिस्टम अभी जो इंस्टॉल किए गए हैं भारत में वो अपने कैलेंडर लाइफ साइकिल में, बिकॉज 2010 का एवरेज ले तो 25 साल का लाइफ साइकिल होता है। तो अभी 2022 ही चल रहा है, तो लगभग अभी 12-13 साल और अभी आराम से चलने वाले हैं, है कि नहीं। इसीलिए जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोलर वेस्ट जनरेट होने की कंसर्न जताई जा रही है वो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मॉड्यूल्स भी तो डैमेज होते हैं जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है या फिर इंस्टॉलेशन के समय या फिर प्लांट ऑपरेशंस के समय, तो यहाँ से तो सोलर वेस्ट जनरेट हो सकती है। तो इसलिए कुछ सजेशन दी गई हैं। तो एक सस्टेनेबल एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट पॉलिसी पीवी पैनल्स के लिए, फोटोवोल्टेइक पैनल्स के लिए लाए जाए। साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया जाए अलॉन्ग विथ एनवायरमेंटल डिस्पोजल। साथ ही साथ सोलर वेस्ट का रिसाइकलिंग हो, एंड इट शुड बी ए पार्ट ऑफ पावर परचेज एग्रीमेंट। एंड साथ ही साथ लैंडफिल्स बैन किए जाए,
इसके तहत क्या होता है, सोलर ब्लास्ट को डायरेक्ट एकदम लैंडफिल पे पुट कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको पता है इसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो ये इन्वायरमेंट को, सॉइल को नुकसान तो पहुंचाएंगे। तो एक तो ये है। लेकिन अगर हम बात करें बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दूसरे देशों में फॉलो किए जाते हैं, तो देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन ने पीवी स्पेसिफिक वेस्ट रेगुलेशंस लेकर आए। अभी भारत में इसकी कमी है ना, बिकॉज भारत सोलर पैनल्स को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में डील करता है। दूसरा अगर देखें तो वाशिंगटन और कैलिफोर्निया ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी रेगुलेशन लेकर आए। इसके तहत जो सोलर पैनल्स के प्रोड्यूसर है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सोलर पैनल्स का साइकिल खत्म हो गया तो फिर उसको वो कलेक्ट करे और अल्टीमेटली उसको फिर ट्रीट करे। एंड नेक्स्ट इज योर जापान एंड साउथ कोरिया इंडिकेटेड टू कम अप विथ डेडिकेटेड लेजिस्लेशन। तो ये दोनों देश डेडिकेटेड लेजिस्लेशन लाने वाले हैं टू एड्रेस द पीवी वेस्ट प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंडिया अपॉइंट्स फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एनएमएससी। तो ये जो आपका एनएमएससी है, सबसे पहली बात तो सिलेबस ही देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरिया। तो ये जो आपके एनएमएससी हैं, इसको प्रपोज किया गया था आफ्टर द 26/11 जो टेरर अटैक 2008 में हुआ था। उसके बाद ही बोला गया था कि देयर शुड बी ए नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। एंड अब जाके आप समझ सकते हो कि इसे अपॉइंट किया गया है, यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया गया है। एंड इट विल बी ए पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। एंड ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, नॉट टू द अदर। याद रखना, डिफेंस मिनिस्टर या फिर अन्य जो मिनिस्टर है उसको नहीं, बल्कि किसको रिपोर्ट करेगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रिपोर्ट करेगा। यहां से क्वेश्चन बनते। और ये जो आपका एनएमएससी है, इसकी रिक्वायरमेंट लंबे समय से चल रही थी, पेंडिंग थी, बिकॉज कारगिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी रिकमेंड किया था इसे। तो लंबे समय से पेंडिंग थी इनके अपॉइंटमेंट, अब जाके अपॉइंटमेंट हुई है। रोल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल एडवाइजर होगा टू द गवर्नमेंट ऑन द मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन। एंड साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन अच्छे से स्टेब्लिश हो सकेंगे एमंग द ट्रायोज, दैट इज इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एंड द सिक्योरिटीज एजेंसीज जो इन्वॉल्व है कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी में, एंड 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूटीज, बिकॉज इंडिया हैज वास्ट कोस्ट लाइन। और इसीलिए कोस्टल सिक्योरिटी को मेंटेन करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है, बिकॉज ये जो आपके टेरर आउटफिट्स हैं कैन ऑल्सो थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसलिए हमें मजबूत रहने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ लैंड सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। एंड आप देख सकते हो अभी दिक्कत ये है कि ये जो एजेंसी जिसकी बात हमने की, ये सब अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। देयर इज नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, जिसके कारण ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन हो जाता है और कभी कभी कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एज वेल एज कॉन्स्टेंटली ओड्स में रहते हैं एक दूसरे से। एंड अगर हम बात करें कि आखिरकार जरूरत क्या है इंडिया की मैरीटाइम डोमेन को सिक्योर करने की, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा इसीलिए कि इंडिया ने कहीं ना कहीं सी ब्लाइंडनेस से सफर किया है। जब हम बात करते हैं सी ब्लाइंडनेस, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि भारत चूंकि लगभग 7,000 किलोमीटर का कोस्टलाइन शेयर करता है, एज वेल एज ओवर 2 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत की है। लेकिन जो सेंट्रल रोल भारत का दिखना चाहिए ओशियंस एंड नेवल पावर के क्षेत्र में, उसका पोटेंशियल अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो ये बेसिकली कंसर्न है। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं मैरीटाइम डोमेन में मजबूत होने की जरूरत है। साथ ही साथ आप देख सकते हो 70% जो इंडियन ट्रेड है, वो जिसमें आपका वाइटल क्रूड ऑयल भी आ जाता है, वो इसी सी से यानी कि इंडियन ओशियन से आपके होते हैं। तो ट्रेड के लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज इंडिया शेयर 7,000 ऑफ द कोस्ट लाइन। एंड तीसरा कंसर्न तो जाहिर सी बात है, जब भी हम देखेंगे तो चाइना बीच में आ ही जाएगा। और चाइना जो है अब अपना प्रेजेंस इंडियन ओशियन में बनाया जा रहा है, चाहे वो आपका हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका का हो, फिर बांग्लादेश में भी अपना कुछ पोर्ट बनाने की बात चल रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान में तो उन्होंने ग्वादर पोर्ट बनाया ही है। साथ ही साथ आई थिंक कि सोमालिया में भी इन्होंने अपना प्रेजेंस बनाया है। तो दिख रहा है कि चाइना धीरे धीरे अपना प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं
हमें भी अपनी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है मजबूत करने की ज़रूरत है। अन्य क्या मेजर्स लिए गए हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए? तो वी हैव द सागर इनिशिएटिव दैट मीन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, जिसके तहत जो भी आपके मैरीटाइम नेबर्स हैं हमारे, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना एज वेल एज सब एक साथ ग्रो करें। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज दैट विच इज आउटलाइंड बाय द पीएम। दूसरा है आपका वाइड शिपिंग एग्रीमेंट साइन किए गए हैं एंड एग्रीमेंट्स ऑन ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एज वेल, एंड कोस्टल सर्वेलेंस रेडार सिस्टम सेटअप किया गया है एज वेल एज मेडिकल सप्लाईज जो प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू सागर 1 सागर 2 मिशन, जो कोविड-19 के टाइम्स में हमने देखा भी है ना। एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारत है बेसिकली, और इसके तहत शिप्स डिप्लॉयमेंट किए जाते हैं इंडियन नेवी के द्वारा, कोस्ट गार्ड के द्वारा टू इंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशन एज वेल। सो फ्रेंड्स, ये हमने ऑल दीज आर्टिकल डिटेल से डिस्कस किए। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बट नो प्रॉब्लम, डिटेल से डिस्कस किए तो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।